स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में। ठीक है दोस्तों, क्लास अब ज्वाइन कर लीजिए और साथ साथ कुछ लोगों को भी जोड़िए क्लास में, लिंक शेयर कर दीजिए दोस्तों को। ठीक है, आज का क्लास हमारा यूपी ट्रिपल एससी पैड के प्रैक्टिस सेट से होगा, जो आप अंकित भाटी सर जी की बुक से है। ठीक है, इससे पहले भी कुछ क्लासेस कंप्लीट था आपके प्रैक्टिस सेट का, उन क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको प्ले लिस्ट में भी है। ठीक है, देख लीजिएगा, अच्छे पोर्सन है सही। यूपी ट्रिपल एससी पैड के जो आरडब्ल्यू के जो बुक है, बहुत अच्छे बुक है। तो आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो इस टाइम, तो आप सभी लोग जो एक चीज ध्यान रखिए, अभी जो प्रिपरेशन है, अभी प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है आप लोगों को। ठीक है, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो साथ साथ जो है आप एनालाइज करिए कि आपका जो है किस सेक्शन में जो है वीकनेस है। चाहे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो चाहे ऑफलाइन लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसमें आप एनालाइज जरूर करिए कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वीकनेस है, कौन सा सेक्शन जो है स्ट्रांग है। चाहे आपके इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग की बात करें, हिंदी की, या फिर जीएस और मैथ। तो जिस सेक्शन में आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा टफ है, उस टॉपिक को बाद में क्लियर करिए। ठीक है, अभी टाइम है, अभी आप इंप्रूव कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, अभी जो आप देख रहे हो कि मेरिट जो है, कट ऑफ जो है वो दिन ब दिन हाई पहुंच रहा है। ठीक है, इसलिए आपको 80 के आसपास का नंबर लाना ही है। तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, इसी रणनीति के साथ चलिए, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग लिंक शेयर कीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए क्लास देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 1947 में जो है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1947 में क्या हुआ, भारत का डिवाइड हुआ था किसमें, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, इसकी घोषणा किसने किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। ठीक है, और इसमें जो है सीमा आयोग, मतलब इसका ये आयोग बनाया गया था बॉर्डर लाइन के लिए, उसमें अध्यक्ष कौन थे, आपसे ये पूछा है उसमें अध्यक्ष कौन थे। तो लॉर्ड कार्जन साहब थे, लॉर्ड वेबल थे, लॉर्ड जो क्लाइमेट एटली थे, या फिर क्लाइमेट एटली थे, या फिर सिरिल रैडक्लिफ। देखिए आप सभी लोगों को पता होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन यानी कि बॉर्डर है, ठीक है, उसके बीच में जो बॉर्डर, इसको क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन। कौन सा लाइन, रेड क्लिफ रेखा है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसमें सिरिल रैडक्लिफ जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सिरिल सिरिल रैडक्लिफ साहब जो इनके अध्यक्ष थे, किसके, सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना सभी लोग। देखिए सभी क्वेश्चन का आप लोग भी आंसर देते रहिएगा, आप लोगों का आंसर आ रही है तो आंसर देते रहिएगा। ठीक है, इससे आप लोगों को प्रिपरेशन हो जाता है, एक्टिव रहिएगा क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1881 में जो केसरी अखबार की स्थापना की थी, किसने किया था, लाल मोहन घोष ने, मदन लाल मालवीय ने, या आनंदा चरलू ने, या बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए केसरी, केसरी जो है आपके, ये जो है एक मराठी भाषा का क्या अखबार है, और इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है 4 जनवरी 1881 में जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें भी आपका करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केसरी जो अखबार है, इसकी स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गया था, 4 जनवरी 1881 में किया गया था। ठीक है, इनकी एक नारा था फेमस, कौन सा नारा था आप लोगों को पता होगा, स्वराज स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, इनके द्वारा दिए गए नारा था ये स्वतंत्रता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, महात्मा गांधी ने भारत में डैश की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है, किसकी स्थापना की सिफारिश की, आपसे पूछा है। उन्होंने कहा था कि जहां लोग सरल जीवन तथा उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करती है, जहां पर लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करती है। ठीक है, किसकी स्थापना की सिफारिश किए थे, आदर्श नगर की, कुशल गांव की, या आदर्श धार्मिक केंद्र की, या आदर्श गांव की। देखिए महात्मा गांधी जो है आदर्श गांव, ठीक है, आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश किया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की थी। उनका मानना था जहां पर जो है जनता सरल जीवन एवं उच्च सोच का अनुसरण करेंगे। ठीक है, तो आदर्श गांव या आदर्श ग्राम योजना के जो प्रमाणिकता माना जाता है, किनको, महात्मा गांधी जी को माना जाता है। और सांसद द्वारा आदर्श ग्राम योजना, ध्यान रखिएगा, आदर्श ग्राम योजना, इसका जो शुभारंभ कब किया गया था, 11 अक्टूबर ठीक है 2014 में किया गया था। ठीक है, इसलिए आदर्श ग्राम योजना जो है, ये योजना जो है महात्मा गांधी जी के नाम पे समर्पित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, किसकी पुस्तक, गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, या गीतों का या गीत का योग भी कहा जाता है, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, या ऋग्वेद को। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो है गीत का पुस्तक, मंत्रों का वेद, या फिर गीत का योग जो है सामवेद को कहा जाता है। किसको, सामवेद को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सामवेद में जो है
करीबन 1869 मंत्र है। कितने मंत्र है? 1869 मंत्र है, जो ऋग्वेद से लिया गया मैक्सिमम है। किससे लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद में इसमें करीबन 1400 प्लस 1474 मंत्र लिया गया। किसमें? सामवेद में समावित है ऋग्वेद के 1474 मंत्र। ठीक है, इसलिए जो सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र है। देखिए यहाँ पर आपके क्लियर हो गया, पार्श्वनाथ जी क्या एक क्षत्रिय थे और बनारस के रहने वाले, बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था। वह जैन तीर्थंकर बना। कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर बने? 23वां, 24वां, प्रथम या द्वितीय? ठीक है, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन। देखिए जैन धर्म से संबंधित अलग से हमारे क्लास में, उस क्लास को देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए पार्श्वनाथ जी जो है 23वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के? 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, 23वें जैन तीर्थंकर बने। तो आपका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, और जैन धर्म का प्रथम, ये पूछते हैं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट तो ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। ऋषभदेव। ठीक है, और जो महावीर स्वामी जी जो है 24वें, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जी 24वें तीर्थंकर थे ओके, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है? अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग का युद्ध हुआ था ना। आधुनिक युग में डैश पर विजय थी। तो इस जगह का, आपको उस जगह का नाम पूछा है जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। ठीक है, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आसाम की जगह पे है, झारखंड में है, बिहार में है या उड़ीसा में? कहां पर है कलिंग की घटना, कहां पर हुआ था? ठीक है, वर्तमान में जो कलिंग है वो कहां पर है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? कलिंग का युद्ध 261 ईसा में हुआ था। ठीक है, 261। ये भी आपसे पूछता है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261। और सम्राट अशोक ने जो है कलिंग के युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके साथ साथ सम्राट अशोक का एक और क्वेश्चन बनता है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र कौन? महेंद्र, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ठीक है, इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। कहां भेजे थे? श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या? निम्नलिखित संगीतकारों में से वही कौन है जो 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता था? तानसेन, अमीर खुसरो, स्वामी शास्त्री या फिर बैजू बावरा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। सिंपल से आप सभी लोगों को पता होगा अमीर खुसरो जी। ठीक है, अमीर खुसरो इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमीर खुसरो ने जो है, क्वेश्चन आता है अमीर खुसरो ने जो कितने सुल्तानों का शासन देखा? तो इनने 7 सुल्तानों का शासन देखा। कितने? 7 सुल्तानों का शासन देखा। ठीक है, और अमीर खुसरो जी को जो है, और अमीर खुसरो जो है हिंदी के खड़ी बोली के जनक का माना जाता है। खड़ी बोली के जनक, ये भी ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली के जनक किन्हें कहा जाता है? अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, और अकबर के नवरत्नों में से ये एक थे और इनको जो है किस नाम से बुलाया जाता था? तोता ए हिंद। क्या कहा जाता था? तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था, तोता ए हिंद। ठीक है, और इन्हें जो है कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? आपसे नेगेटिव वाला पूछिए। देखिए क्वेश्चन कई बार होता है ना, हम जल्दीबाजी में कर देते हैं, नेगेटिव वाला पॉइंट देखते नहीं है। ठीक है, इसलिए आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर, बहुत टाइम मिल जाता है आपके। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, टाइम आराम से आपको मैनेज हो जाए, पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन है करो या मरो, किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय जी ने? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था ना, महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी कब कहा था भाई? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उस टाइम जो है महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था करो या मरो, डू और डाई। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा दिया गया नारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कंप्लीट था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिए गए नारा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किनकी कहावत है भाई? सुभाष चंद्र बोस जी की है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या? तख्त ये अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में है? ठीक है, यानी कि अकबर का जो राज्याभिषेक किया गया था वो किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? ठीक है,
देखिए अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो वर्तमान में पंजाब क्षेत्र में, ठीक है, पंजाब में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, पंजाब में, पंजाब के कालानौर नामक स्थान में, ठीक है, कालानौर नामक स्थान में, कालानौर स्थान में जो है अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कई बार पूछते अकबर की राज्याभिषेक जब हुआ था तो अकबर कितने साल के, किस आयु के थे, तो आपका हो जाएगा 13 वर्ष, ठीक है, 13 वर्ष और भी कुछ आता है 4 महीने समथिंग, 13 वर्ष 4 माह के थे, 13 वर्ष 4 माह, ठीक है। जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि के साथ जो है सिंहासन पर ये बैठे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। इसमें भी आपके नेगेटिव, आजकल ऐसा क्वेश्चन ज्यादा आता है नेगेटिव वाले से, कौन सा संबंधित नहीं है, बालाकोट, मांडा, चन्हुदारो या फिर नागेश्वर, ठीक है, हड़प्पा स्थल के शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें जो मांडा की बात करते हैं, मांडा जो है हड़प्पा के स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। बालाकोट जो है, बालाकोट में बहुत अधिक मात्रा में शिव की बनी हुई चूड़ियां पाए गए थे, ठीक है, शिव की चूड़ियां पाए गए थे। और चन्हुदारों की बात करते हैं, यहाँ पर जो है देखिए चन्हुदारों की बात करते हैं, यहाँ पर जो बकराकर ईंट मिले थे, क्या मिले थे, बकराकर ईंट मिले थे। और बाकी नागेश्वर की बात करते हैं, यहाँ पर शंख से बने चूड़ियां मिले थे, शंख से बनी हुई चूड़ियां मिले थे, ठीक है। और मांडा जो है ये आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है शिल्प कलाओं से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्लियर हो गया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, भारत के 4 हिल स्टेशनों के नीचे दिए गए हिल स्टेशन। देखिए हिल स्टेशन की बात करें, सबसे पहले आपको बताना चाहिए मन्नार जो हिल स्टेशन है ये कहाँ पर है। मन्नार जो है तमिलनाडु में, कहाँ पर है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में। उसके बाद कुर्ग की बात करते हैं, ये जो है कहाँ पर है, ये जो आपके कर्नाटक में है, कहाँ पर है, कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान में, राजस्थान में। और डलहौजी हिमाचल में है, ठीक है। अब आपसे पूछा है 4 हिल स्टेशन के नीचे दिए गए और निम्नलिखित में से कौन जो है दक्षिण से उत्तर की ओर उनके स्थानों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। आपको दक्षिण से उत्तर की ओर देखना। देखिए अगर भारत का मैप देखते हो तो इस मैप में जो है सबसे पहले यहाँ पर जो आपके, यहाँ पर आपके क्या है, तमिलनाडु है, यहाँ आपके तमिलनाडु है, यहाँ आपके क्या कर्नाटक है ना, यहाँ आपके कर्नाटक है। फिर पहुंचते राजस्थान, राजस्थान आपके कहाँ पहुंचते हैं, राजस्थान आपके यहाँ पर राजस्थान है। हिमाचल प्रदेश से ऊपर पहुंचेगा, तो यहाँ से हम पहले तमिलनाडु से पहुंचेंगे कर्नाटक, कर्नाटक से आपके राजस्थान, फिर आपके उत्तर की तरफ, ये आपके दक्षिण हो गया ना, दक्षिण हम कहते हैं दक्षिण भारत जैसे, हाँ ये आपके कितने, ये आपके उत्तर की तरफ हो गया पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। इसमें आपको उत्तर क्या होगा, पहले दक्षिण से देखेंगे, दक्षिण में सबसे पहला पी है, उसके बाद कर्नाटक क्यू हो जाएंगे, फिर राजस्थान आर, फिर एस, बिल्कुल पी क्यू आर एस में ही रहेगा। आपका आंसर होगा 11 नंबर का ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, पी क्यू आर एस, बिल्कुल सही क्रम में ही देके रखा है, पी क्यू आर एस। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है पृथक करती है। उत्तर और दक्षिण भारत, ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत को जो है कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है पृथक करती है। तो आपका देखो ये उत्तर और यह श्रृंखला कौन सी होता है, आपसे पूछा पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर ये आपको पड़ता है हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्याचल या सतपुरा। ये सभी लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर कौन सा पड़ता है पर्वत श्रृंखला, विंध्य पड़ता है, ठीक है। अब इसके आंसर क्या हो जाएगा, जो दक्षिण और उत्तर भारत को जो अलग करते हैं तो विंध्य होगा। ऑप्शन नंबर जो सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो है पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। पहले पहाड़ी दर्रों के रूप में, ठीक है, संदर्भ में सही है आपसे पूछा, नेगेटिव नहीं पूछा। बोमडिला, बोमडिला कहाँ पर है, देखिए बोमडिला यहाँ देखे रखा है हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर यहाँ क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। कहाँ पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है भाई, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा भाई सिक्किम में, ये भी गलत देके रखा है, सिक्किम में। आपसे सही वाला पूछा, नोट कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके, सिक्किम में। लिपू लेक, लिपू लेक कहाँ है, लिपू लेक बिल्कुल उत्तराखंड में, ये करेक्ट है। रोहतांग जो है, रोहतांग आपके जम्मू कश्मीर में, ये भी रॉन्ग है, ये आपका होगा हिमाचल, ये आपके होगा हिमाचल, ठीक है। देखिए दर्रे से संबंधित क्वेश्चन आपके हर पेपर में आजकल बन रहे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक जो है क्लियर कर लीजिएगा। आप मैप बना लीजिएगा भारत का, उसमें जितने दर्रे हैं वो प्लॉटिंग करके याद कर लीजिएगा, वो एक बार में याद हो जाएगा। बार बार आप इस तरह से याद करेंगे ना, वो से याद नहीं होता। मैप बना के आप याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लिपू लेक दर्रा जो उत्तराखंड में है, ठीक है। बोमडिला की बात करते हैं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में हो गया, नाथुला आपके सिक्किम में, और रोहतांग जो है हिमाचल में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है। चलिए इसमें भी आपको अरेंज करने के लिए कह रहे साथ, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाई के साथ सही सही मिलन कीजिए। ठीक है, हिमालय की जो चोटियां देखे रखे हैं उनकी ऊंचाई के साथ सही सही मिलन करना, मतलब यहाँ आपकी गलत देखे रखा है उसको सही करना है। पहले देखिए माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई भाई, इसकी ऊंचाई कितना 8,848 मीटर, मीटर में देखे रखा है, इनके पहले का तो आपका बी हो गया। ठीक है, दूसरा आपके दे रहे हैं धौलावीरा, धौलावीरा की ऊंचाई कितने, धौलावीरा की ऊंचाई होता है आपके 8,167, इनके इसका आपके ए नंबर हो गया। ठीक है, दूसरा का आपके ए हो गया। कामेट, कामेट का क्या है, कामेट का आपके हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 7,756 आपके तीसरे का हो गया डी। फिर आपका बचा चौथा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के हो जाएंगे 8,91 हो जाएगा 91। ठीक है, 8,91 हो गया आपके, सॉरी यहाँ पर आपके ऑप्शन होगा सी, यानी कि बी ए डी सी, बी ए डी सी ऑप्शन आपके फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। देखो फर्स्ट का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए आप जितने लोग भी क्लास में जुड़े हो दोस्तों, आप सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम डैश वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहां की जलवायु कहलाती है। कम से कम कितने वर्ष की अवधि होना चाहिए उसके मौसम की अवस्था या विविधताओं की जो है जलवायु कहलाए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 10 वर्ष या 20 वर्ष, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी स्थान के मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं की औसत या परिस्थिति को ही हम जलवायु कहते हैं। ध्यान रखिएगा 30 वर्ष अवधि होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। जब उच्च घाटे की स्थिति हो तो लोग जो है अधिक धन की बचत करती है। ये किसने कहा था, अमर्त्य सेन का कहना था, अस्टेन डुफ्लो का कहना था, डेविड रिकार्डो का या एडम स्मिथ के। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर बताइए। देखिए 16 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका डेविड रिकार्डो। ठीक है, डेविड रिकार्डो ने ये कहा था आपके कि यह तर्क है कि उच्च घाटे की स्थिति में जो लोग जो है अधिक बचत करते हैं, धन की अधिक बचत करने लगते हैं जब घाटा होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये भी आपके अर्थशास्त्र क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आय समानता को मापने के लिए, आय असमानताओं को मापने के लिए, आय वितरण को मापने के लिए, लाभ हानि को जो है मापने के लिए। गिनी गुणांक, ठीक है, गिनी गुणांक, जो गिनी गुणांक का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है। देखिए गिनी गुणांक को जो है वर्ष 1912 में, कब 1912 में जो है इटली के एक सांख्यिकी विद जिनका नाम क्या था भाई, कोरेडो गिनी, ठीक, उन्हीं के नाम पे है गिनी गुणांक, उन्हीं के नाम पे जो है गिनी गुणांक इन्होंने विकसित किए थे जो गिनी गुणांक। ठीक है, तो ये किस लिए करते थे, ये जो है आय के असमानताओं को नापने के लिए किया जाता है, आय के असमानताओं को नापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 गिनी गुणांक का प्रयोग जो है आय असमानताओं को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से, ठीक है, हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग किस देश से है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको। ठीक है, आपके तीन ही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, इसी में आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, देखिए नॉर्लॉग जो बोरलॉग है संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका से संबंधित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और हरित क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं, हरित क्रांति जो है भारत में कब शुरू किया था भाई, 1966 में। ध्यान रखिएगा 1966 में जो है हरित क्रांति की शुभारंभ हुआ था। किसने किया था, नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका देश से है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन से केंद्रीय एजेंसी जो है जिम्मेदार है, किसके लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। स्टॉक मार्केट आपके बीएसई हो गया, एनएसई होगा। ठीक है, तो इसकी जो है विनिमयन के लिए, ठीक है, लेन देन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है, RIRA, नाबार्ड, IRDA या फिर सेबी। तो का क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, सेबी होगा ना भाई। विनिमयन के लिए, स्टॉक मार्केट के विनिमयन के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, तो सेबी होगा। ठीक है, सेबी जो है भारत में जो है स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए जिम्मेदार है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। ठीक है, 1988 में हुआ था, 1988 में। ठीक है, भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए केंद्रीय एजेंसी कौन सा है, सेबी जिम्मेदार है। ठीक है, ये जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय, ध्यान रखिएगा, गैर संवैधानिक
गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1988 में किया गया था, 1988 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन को अगर आप एक बार रीड करें, उसको लर्न कर लीजिए, जिसके बाद दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप तैयारी करिए कि एक बार हमने पढ़ लिया तो वो हो गया। अब बाद में पेपर से एक दो दिन पहले एक आध बार उसको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका रिविजन कर लिया, जो मेन टॉपिक है उसको देख लिया। पूरी आपको देखने के लिए दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, एक ही बार में आप लर्न करने की कोशिश करिए, चाहे 2-3 बार आप उसको देख लीजिए। अभी पेपर से जस्ट 2-4 दिन पहले आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके, जैसे मैथ के मैक्सिमम लोग देखते हैं, रीजनिंग के देखते हैं, जीएस के बहुत कम लोग बस क्लासेस देखते रहते हैं लेकिन प्रिपरेशन नहीं करता। अगर इतने नोट्स तैयार किए तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स में से आपको इंपॉर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के रिवीजन नहीं कर सकते, तो ये सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में करते हो ना, इसको जो भी अच्छा क्वेश्चन मिले इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य? अब देखो जीएसटी से कितना क्वेश्चन बनता है। पहला, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य है? 33, 35, 25 या 23? बताइए। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कितना होगा, कितने सदस्य है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 33 सदस्य। जीएसटी परिषद में टोटल कितने सदस्य है? तो 33 सदस्य। ठीक है, और जीएसटी की स्थापना संबंधित क्वेश्चन आता है, तो जीएसटी की स्थापना आती है, तो जीएसटी की स्थापना जो है 1 जुलाई 2017 में किया गया था। 1 जुलाई 2017 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था जीएसटी को। ठीक है, और जीएसटी का अगर राज्यसभा और लोकसभा के लिए कब पारित किया गया तो पूछे तो आता है राज्यसभा में जो है कब? राज्यसभा में जो है आपके 3 अगस्त 2016 को। ठीक है, और उसके बाद लोकसभा में जस्ट 2 दिन बाद 6 अगस्त 2016 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये भी नहीं वाला पूछा, नेगेटिव वाला। अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अंतरराज्यीय परिषद जो है अनुच्छेद 263। और फिर आपका आता है वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित है, अनुच्छेद 280 से संबंधित है। फिर आपका आता है प्रशासनिक न्याय अधिकारियों, ये भी आपके अनुच्छेद 223 का क्या अधीन है, अनुच्छेद 323 के अधीन है। आगे संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 318, ये आपका गलत है। अनुच्छेद जो है लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 318 नहीं होगा, 315 होगा। ठीक है, 315 के अधीन है। ठीक है, तो आपका नेगेटिव वाला पूछा था, तो नेगेटिव वाला आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सरकारीय आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजस्व वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता या केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, देखिए सरकारीय जो आयोग की इसकी संतुष्टि किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा आपका केंद्र एवं राज्य का संबंध से संबंधित है, केंद्र एवं राज्य का संबंध। ठीक है, इस आयोग का गठन जो कब किया था? 1983 में किया गया था, 1983 में किया था, केंद्र राज्य के संबंध को सुधारने के लिए। ठीक है, राज्य के संबंध को सुधारने व उसकी कुछ सिफारिश लेके आए थे सरकारी आयोग की संतुष्टि से। सही, सरकारी आयोग। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपके? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? आपसे पूछा कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है लोक चुनावों में मतदान करना। लोक चुनाव में मतदान करना ये आपके मूल कर्तव्य में नहीं आता। पहला क्या हो गया? रॉन्ग, यही आपका आंसर हो गया। नेगेटिव वाला, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये करेक्ट है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी करेक्ट है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी करेक्ट है। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह का एक समिति के क्वेश्चन बनता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति इन्होंने जो है कितने 42वें संविधान संशोधन में, कितने 42वें संविधान संशोधन, काफी क्वेश्चन आता है। 42वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें जो है भाग 4 के का अनुच्छेद नंबर कितना था? अनुच्छेद आपके 51, अनुच्छेद 51 का में जो बताया गया कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कितने? 10 मूल कर्तव्य था, ध्यान रखिएगा, 10 मूल कर्तव्य था। ठीक है, इसके बाद आता है आपके 86वें संविधान संशोधन। कितने नंबर के? 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसमें 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा वाला जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर है?
बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किनको देती है, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के उप न्यायाधीश को, या उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य के राज्यपाल जी को। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र किनको देते हैं, तो आपका आंसर होगा आपका भारत के राष्ट्रपति को। किनको देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है अपना त्याग पत्र। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या, देखिए 73वें संविधान संशोधन, 73वें ये भी अच्छा, जितने संविधान संशोधन ये ये आपके 42वें संविधान और 73वें 86वें ये जितने संविधान संशोधन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आजकल बहुत बनने लगे। ठीक, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जो जोड़ा गया, 73वें संविधान। देखिए 73वें संविधान संशोधन अगर पूछते कब हुआ था तो आपके 1992 में। कब हुआ था, 1992। 86 वाला कब हुआ था, 2002 में। ठीक है, और ये जो है 73वें संविधान 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें भाग 9 क्या जोड़ा गया था, भाग 9 को पुनः स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें 16 नए अनुच्छेद जो है आपके अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक जोड़ा गया। ठीक है, 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक जो है 16 नए अनुच्छेद जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 26। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है आपके, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा, ठीक है, सुनने की सीमा कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा। देखिए मनुष्य की सुनने की अगर कैपेसिटी बताती है तो इसमें आपके हो जाएंगे। देखिए मनुष्य की श्रव्य सीमा यानी कि सुनने के आपके जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। कितने, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है ना, यानी कि 20 हर्ट्ज से अगर कम आवाज की कोई चीज है तो हमें सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। और इसी प्रकार अगर 20,000 से ज्यादा हो गया तो 20,000 से अगर देखो कम वाला नहीं होगा, फिर इससे अधिक वाला भी 20,000 से अधिक होगा तो भी हमें सुनाई नहीं देगा। ठीक है, इसकी आवृत्ति, ठीक है, अगर ध्वनि की आवृत्ति जो है 20,000, ठीक है, अगर आवृत्ति 20,000 से, ठीक है, अगर आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है तो भी नहीं सुना देंगे। अब से बनता है कि 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो उसको क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे। कौन सा तरंगे कहा जाता है, श्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक इसको हम क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे। और जो आवृत्ति 20,000 से अधिक होता है तो इसको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, पराश्रव्य। ध्यान रखिए पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है आवृत्ति तो उसको हम पराश्रव्य कहते हैं, और 20,000 से कम होता है, 20 से लेकर 20,000 के बीच में होता है, उसको श्रव्य तरंगे कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोहा में, जल में, निर्वात में या वायु में ध्वनि की गति सबसे अधिक इसमें होता है, धातु में। धातु कौन सा, लोहा है ना इसमें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। लोहा में जो धातु है इसमें ध्वनि की गति सबसे तेज रहेगी। ठीक है, ध्वनि की गति सबसे अधिक रहेगी। और निर्वात में जो है ध्वनि की गति शून्य होता है, निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो लेड का चिन्ह, लेड यानी कि, ठीक है, इसका सिंबल पूछा आपसे। ठीक है, सिंबल क्या है, प्रतीक क्या, PB, CU, SC। भाई ये आपके लेड का हो गया, दूसरा CU आपके कॉपर का हो गया, ये कार्बन का हो गया, और S सल्फर के लिए हो गया ना, सल्फर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए करते हैं, मेथिलीन, एसीटोन, एथिलीन या मीथेन। बताइए कौन सा आंसर होगा आपका करेक्ट। 29 नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए फलों को पकाने के लिए किसका यूज करते हैं, एथिलीन का यूज करते हैं। किसकी यूज करते हैं, एथिलीन का यूज करते हैं। अगर इसके फॉर्मूला पूछते तो C2H4 होता है इसका। ठीक है, और एथिलीन के ही जो है उच्च बहुलक से जो आपके पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, फिर आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ये सभी चीज बनाया जाता है आपके एथिलीन के उच्च बहुलक से। ठीक है, और एसीटोन के फार्मूले की बात करते हैं। एसीटोन के फार्मूले क्या होता है, CH3 COCH3। ठीक, मीथेन का CH4 होता है। ठीक है, CH4, इसको मार्स गैस भी कहते हैं।
मार्स गैस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी या हेमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? देखिए कवकों के जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, माइक्रोन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको माइकोलॉजी कहा जाएगा। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और रक्त के अध्ययन को जो है हेमेटोलॉजी। ठीक है, और इकोलॉजी की बात करते हैं। इकोलॉजी समझ में आ रहा है इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत जीव और वातावरण से संबंधित है। जीव और वातावरण से संबंधित उसका परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और हेमेटोलॉजी में जो है, हेमेटोलॉजी में आपके रक्त का अध्ययन करते हैं। किसके? रक्त का अध्ययन करते हैं। ठीक है, रक्त का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? आंसर देते रहिएगा। 10 अगस्त को आयोजित विश्व शहर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप सिंह सूचना लॉन्च किया है? गुजरात, केरल, गोवा या कर्नाटक। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंग व ऊतक प्रत्यारोपण पुरस्कार किसे दिया गया? किस राज्य को दिया गया? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। किसको दिया गया? तमिलनाडु को दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 53। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो भारत ने फाइनल में निम्न में से किस देश को पराजित कर जीता? मलेशिया, पाकिस्तान, जापान या चीन। किस देश को हराया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मलेशिया को हरा के जो है आपके चैंपियनशिप, हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54। कॉर्मेक मैकार्थी जिन्हें इनके उपन्यास द रोड तथा नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, का निधन हाल ही में हो गया। इसका संबंध निम्न में से किस देश से है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली या यूएसए। ठीक है, कॉर्मेक मैकार्थी जिन्हें उनके उपन्यास द रोड और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन इसके लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनका निधन हो गया। तो ये जो है किस देश से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा यूएसए, अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता के लिए सूचकांक, सूचकांक से इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन भी आपका बनता है। हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया आपके, ठीक है, मरी इंडेक्स हो गया, ये सारे इंडेक्स लर्न कर लीजिएगा। इसका क्लास भी मैंने रखा है अलग से, उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 161 रैंक मिला प्रेस स्वतंत्रता को। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो गया प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 121वां रैंक मिला। कितना रैंक मिला? 121वां रैंक मिला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या? हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली, ठीक है, जुर्जुबे को अपनी मंजूरी प्रदान की? यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन या चीन से। ठीक है, पर सबसे संबंधित है तो ये जो है एक रोकथाम गोली है, जुर्जुबे को अपना मंजूरी प्रदान की है। तो ये किस देश ने प्रदान की? ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा? यूएसए ने, दक्षिण अफ्रीका ने, यूक्रेन ने, चीन ने। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए ने। ठीक है, किसने? यूएसए ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 56। भारत सरकार ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन 2 शहरों को विकास के लिए चयनित किया? ठीक है, किन 2 शहरों को जो है चयनित किया स्वदेश दर्शन योजना 2023 के लिए, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत? तो आपका इसके आंसर क्या होगा? 57 नंबर का आंसर बताइए। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद, नई दिल्ली तथा गांधीनगर, मैसूर तथा हम्पी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर तथा हम्पी को जो है चयनित किया गया स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने किसे यूएनडीपी का मुख्य प्रमुख नियुक्त किया? सलमान अहमद को, जू हाओलियांग को या जॉन गुडेनफ को या ली कियांग को? क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 के आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58 के आंसर होगा आपके जी हाओलियांग को नियुक्त किया गया। हाओलियांग को नियुक्त किया, उप प्रमुख नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया? उप प्रमुख नियुक्त किया। एंटोनियो गुटेरेस ने जो है यूएनडीपी का जो है उप प्रमुख नियुक्त किया जू हाओलियांग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन व्यक्ति उपन्यास पागलखाना के लेखक है? उपन्यास पागलखाना के लेखक है? शांतनु गुप्ता, बोरिया मजुमदार, शशि थरूर या डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी? क्वेश्चन नंबर 59 बताइए, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी होगा। पागलखाना के लेखक कौन है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है? ठीक है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है किन देशों के मध्य हुआ है? समुद्री शक्ति 2023 का भारत और डेनमार्क के बीच में, यूएसए एवं फ्रांस के बीच में, जापान तथा ब्रिटेन के बीच में, भारत इंडोनेशिया। देखिए समुद्र शक्ति 2023 का जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया तो ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 क्या है? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो किस वर्ष रियो डी जेनेरियो में, कहां पर आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में किया गया था, लेकिन किस वर्ष किया गया था आपसे पूछा तो आपका आंसर होगा 1992 में किया गया था। ठीक है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 62। क्वेश्चन नंबर 62, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, नॉवेल पुस्तक जो प्रसिद्ध राजनीतिक डैश द्वारा, किस कौन से राजनीतिक कौन सा पॉलिटिशियन द्वारा लिखा गया? वरुण गांधी द्वारा, डरेन ओ ब्राउन द्वारा, ए के एंटोनी या शशि थरूर? बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, शशि थरूर द्वारा लिखेगा। ठीक है, पॉलिटिशियन शशि थरूर द्वारा लिखेगा द ग्रेट इंडियन नॉवेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लीपुतूर हाथी अभयारण्य स्थित है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए श्रीविल्लीपुतूर हाथी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, कर्नाटक में जो बात करते हैं, कर्नाटक में जो है दांडेली हाथी रिजर्व है। कहाँ पर? कर्नाटक में दांडेली हाथी रिजर्व है। और एक क्वेश्चन बनता है जो विश्व हाथी दिवस कौन से देश में सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस जो है प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। ध्यान रखिएगा 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत में टोटल हाथी अभयारण्य कितना है? टोटल हाथी अभयारण्य जो है, हाथी अभयारण्य भारत में इस टाइम वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 33 है। कितना है? 33 है। ध्यान रखिएगा 33 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जून को, 9 सितंबर को, 12 मई को या 24 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 24 जनवरी को जो है भारत में प्रतिवर्ष बालिका दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 5 जून वाला ये भी बहुत आता है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, एनवायरमेंट ये भी काफी आता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ठीक है, ठीक है। और 12 मई का शायद विश्व नर्स दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65। नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलन जो है सही नहीं है? आपसे इसमें भी सही नहीं पूछा है। बिहू कौन से राज्य का? बिहू भाई आसाम की है। कहाँ की है? आसाम की है। पहला आंसर ये आपका हो जाएगा। भांगड़ा पंजाब की सही है, डांडिया गुजरात की, नौरंगी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो जो सही नहीं है वो आपका हो जाएगा बिहू आसाम से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 66। कजाकिस्तान की मुद्रा है निगुल्ट्रम, दिनार, टेंगे या डोंग। बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान की मुद्रा की बात करते हो तो ये आपका आंसर होगा टेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो है निगुल्ट्रम की बात करते हैं, ये भूटान की मुद्रा है। कहाँ की है? भूटान की। दिनार कहाँ की है? दिनार तो भाई इराक का हो गया, इराक का, फिर आपके हो जाएंगे बहरीन का। ठीक है, और आपके जॉर्डन के हो गया, कुवैत का है। ठीक है, सारे दिनार के। और डोंग है, डोंग की बात करते हैं, डोंग ये आपके होता है वियतनाम की। कहाँ के? वियतनाम की। ठीक है, वियतनाम कंट्री की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 67। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है? देखिए लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र पूछा, लेकिन आपसे अगर पूछते हैं भारत के संविधान के अनुसार अधिकतम सीटों की संख्या पूछते हैं, सीटों की संख्या कितना हो सकता है? तो 552 हो सकता है। कितना हो सकता है? 552 होगी। ठीक है, और जिसमें जो है निर्वाचित क्षेत्र में भरी जाएगी, कितना निर्वाचित होगा, कितने निर्वाचित हो जाएंगे? निर्वाचित आपके 550 होता है, और 2 जो है मनोनीत होता है। ठीक है, मनोनीत कितना किया जाता है? मनोनीत आपके 2 होता है, तो टोटल आपके 552 होता है। 2 मनोनीत होता है एंग्लो इंडियन से। ठीक है, एंग्लो इंडियन से 2 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, 550 का निर्वाचन होता है, तो इस तरह से 552। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन है भारत में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है? तो वर्तमान में आपका निर्वाचित क्षेत्र 543 होगा। आंसर कितना होगा? 543 है।
लेकिन संविधान के अनुसार अधिकतम कितना हो सकते हैं, 552 हो सकता है, और जिसमें निर्वाचित 550 और 2 एंग्लो इंडियन तो 552 इस तरह से हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से जो है संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, कजली। ठीक, कजली पेंटिंग कहाँ से, झारखंड से, तमिलनाडु से, केरल से या राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 68, तो ये जो है आपके राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान की पेंटिंग है कजली। ठीक है, राजस्थान की है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, सुनिधि चौहान, लता मंगेशकर, आशा भोसले या तन्वी साहा। ग्रेमी पुरस्कार, ठीक है, ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले जो म्यूजिक के लिए जाता है, पहली भारतीय महिला जिनने ग्रेमी पुरस्कार जीते, तो आपका आंसर होगा तन्वी साहा। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट आंसर होगा, तन्वी साहा। तन्वी साहा जो है ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला हुई। ठीक है, भारत की पहली महिला हुई। इन्हें जो है ग्रेमी पुरस्कार स्लैम डॉग मिलीनियर, स्मॉल डॉग मिलीनियर के सॉन्ग जय हो के लिए मिला था ग्रेमी पुरस्कार। ठीक है, जय हो के लिए ग्रेमी पुरस्कार मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 70 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो आपका होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश जो है टोटल 8 राज्य, कितने 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है, जिसमें आपके बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, फिर आपके हो जाएंगे हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश, फिर आपके होता है हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा आता है, नई दिल्ली आता है। ठीक है, नई दिल्ली। ठीक है, तो सबसे अधिक बॉर्डर साझा करती है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, आपका अपना उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से गद्यांश को भर के आपको उत्तर देना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें देखिए विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है या सामयिक जीवन निरंतर प्रभावित होता है, भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान निहित होता है, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर इसलिए हमारी शिक्षा का माध्यम। ठीक है, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा में हो जिसे राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरता संवेदन मुखरित हो। किस लिए भाई, हृदय मन प्राण सूक्ष्मतम और गंभीरता संवेदन हो। ठीक है, तो इनके आपका आंसर क्या होगा, मानस का स्पंदन, हाँ ये आएगा। ठीक है, दर्शन वाले नहीं आया, निरंतर जीवन प्रभावित भी नहीं होगा, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित हो। ठीक है, स्पंदन मतलब हृदय के लिए कहा जाता है, हृदय ध्वनित हो। इसी नंबर 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका कह रहा है हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें क्या होना चाहिए भाई, सामयिक जन संस्कृति का समावेश हो, भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, या पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कराने के लिए क्षमता हो, या आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का जो सन्निवेश हो। हमारी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप पैराग्राफ देख लीजिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप क्या है, अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित ना होकर हमारी संस्कृति परंपराओं और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। किसके, सांस्कृतिक परंपराओं और आवश्यकताओं। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, संस्कृत परंपराओं, तो क्या आंसर क्या, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और प्रतिनिधित्व हो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। देखिए हिंदी का आपका नंबर बिल्कुल पक्का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 73, उपयोग गद्यांश का सर्वाधिक उपयोग शीर्षक। देखिए हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम, या फिर हमारी सांस्कृतिक और परंपरा, शिक्षित जन और सामान्य जनता, शिक्षा का माध्यम। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या भाई, शिक्षा का माध्यम भी कह रहे हैं और पाठ्यक्रम के बारे में। ठीक है, सिलेबस के ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, आप चाहे पढ़ लीजिए। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन के आंसर, दोनों क्वेश्चन इसी से संबंधित था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण क्या है। ठीक है, हम कह सकते हैं भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देती इसलिए, या भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करती इसलिए, या विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, या नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहे हैं। ठीक है, आपका 74 का आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। कहां तक रेडी किया तो उसके आगे देखते हैं। देखिए भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दे, उन्हें अपने शिक्षा प्रद में गौण स्थान देकर
या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फैसला हो गया। जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है, नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामूहिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा रहे हैं भाई। सामूहिक जो जीवन प्रवाह इससे भी दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के जो प्राणी है वे भी पहचाने और अजीब से लगने लगे। शिक्षित जन सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई और विश्व सांस्कृतिक दावेदारी होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में बामन बनकर रह गए, मतलब छोटे बन के रह गए। देखिए, जो शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच में जो खाई है किसके लिए? क्योंकि विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी पहचाने और अजीब से लगने लगे, बेपहचाने और अजीब लगने लगे। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? यही होगा ना। निरंतर अंतर के कारण क्या है? विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75। देखिए आपका टॉपिक ऐसे ही होता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 75 क्या? हमें राष्ट्रीय संस्कृति परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन शुरू में था। सामयिक जीवन प्रवाह के लिए अध्ययन साहित्यिक परंपरा से या समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से, भारतीय नव समाजशास्त्र से, किसके अनुसार जुड़ना चाहिए? देखिए हम यहाँ लिखा है भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। किसको? समाज शास्त्र को जो है हम सर्वोपरि स्थान दें। किसको स्थान दें? समाज शास्त्र को। 75 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए किसको स्थान दें? भारतीय नव समाज शास्त्र को स्थान दें, जिससे हमें राष्ट्रीय संस्कृति परंपरा के साथ जुड़ सकते हैं हम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, और देखिए इसमें और एक पैरा देखे रखा है। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 80 तक के इसमें भी हिंदी के इस गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। हिंदी वाला आराम से जल्दी रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सादा जीवन उच्च विचार, यह मुहावरे तो सुनने में कितना मनमोहक है, परंतु इसमें अनुरूप जीवन में ढलना अत्यंत कठिन है। इस मुहावरे को साकार का जीवन में उतारने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण उन महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर ना था। ठीक है, आजकल लोगों में कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वे जो कहते थे उसे करके ही दम लेते थे। डॉक्टर राधाकृष्ण ने जीवन को कठिन तपस्या के रूप में लिया और स्वयं को इसकी आग में तपाकर कुंदर बना लिया। तदंतर उनकी चमक से संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो उठा। वे किसी राजनीतिक दल अथवा जोशीले भाषणों के बल पर दुनिया में पूजनीय नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस सम्मान को, ऊंचाई को अपने योग्यता के बल पर प्राप्त किया। तो ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल समझ में आ रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली इनके बारे में कहा गया। तो इसके शीर्षक आप क्या देंगे? शीर्षक आप डॉक्टर राधाकृष्ण एक विराट व्यक्तित्व सीक्वेंस यही होगा। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण नहीं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया, तो आपका ऑप्शन जो है डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, उनके विचार सादा जीवन उच्च विचार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 77, डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति पद पर थे तब उनके वेतन की शेष राशि किस कार्य में खर्चा होता था? चलिए थोड़ा रीड कर देखते हैं। अब हमने डॉक्टर राधाकृष्ण जी जो राष्ट्रपति थे, ये ऑप्शन देखिए डॉक्टर राधाकृष्ण जब पद पर आसीन हुए तो उन्हें 10,000 रुपए मासिक वेतन मिलता था, लेकिन वे मात्र 2,500 रुपए अपने मासिक वेतन लेते थे। उनके वेतन की शेष राशि को देश की उन्नति और विकास कार्य में खर्च होती थी। देखिए ठीक है, कितने मिलते थे? मिलते थे 10,000 रुपए और उसमें 2,500 लेते थे। ठीक है, मतलब चौथाई भाग लिया करते थे और 3 भाग जो है देश के लिए समर्पित कर देते थे, देश की उन्नति और विकास कार्य में समर्पित करते थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का। समर्पित शब्द में प्रत्यय है, देखिए समर्पित प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगता है। ऑप्शन नंबर 78 का आंसर क्या होगा? समर्पित इत। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर समर्पित इत है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई छोटे की मात्रा ही तो आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79, देखिए 79 क्या होगा? 79 आपका है डॉक्टर राधाकृष्ण का जीवन किस रूप में प्रारंभ हुआ? दार्शनिक, लेखक, शिक्षक या वक्ता? किस रूप में प्रारंभ हुआ? भाई हम उनको शिक्षक के रूप में जानते हैं ना, दार्शनिक, शिक्षक, दार्शनिक, लेखक, वक्ता ना होकर शिक्षक, क्योंकि शिक्षक दिवस जो है इन्हीं के नाम पे समर्पित है। शिक्षक दिवस जो भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, शिक्षक दिवस डॉक्टर राधाकृष्ण का जीवन का शुरुआत जो है एक शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80, डॉक्टर राधाकृष्ण अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय हुआ? ओजस्वी वक्ता के कारण? बिल्कुल नहीं। योग्यता के कारण, लेखन के कारण या दार्शनिक होने के कारण? देखिए इसमें से बताइए, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए क्या होगा आपके इसमें आंसर? आंसर होगा अपनी योग्यता के कारण, भाई उनके कर्मों की योग्यता के कारण जो है प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो। बाकी आपके जो मैथ के पोर्शन है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आप सभी लोग बताइए कि क्लास कैसा लगा, आप जरूर बताइए। तो और लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।